हेलो गाइस, वेलकम बैक इन एसी क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री। आज क्लास 12 के केमिस्ट्री लेसन में हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसके पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कुछ इंट्रोडक्शन और उसके विशेष कुछ टर्म के बारे में देखे थे, तो लिगेंड तक हम लोग देखे हुए थे। अब लिगेंड के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डेंटिसिटी। तो जैसे लिगेंड में ही हम लोगों ने देखा था कि लिगेंड ऐसे भी हो सकते हैं जो एक डोनर एटम वाले हो सकते हैं, दो डोनर एटम वाले हो सकते हैं, या दो से ज़्यादा वाले हो सकते हैं। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज में सेंट्रल मेटल एटम के साथ जितने नंबर ऑफ डोनर एटम जुड़ते हैं उन्हीं को उनकी डेंटिसिटी बोलते हैं। तो अब डोनर एटम यूनिडेंटेट हो सकता है जब एक डोनर एटम जुड़ेगा। उसी तरीके से अगर सेंट्रल मेटल एटम से दो जुड़ते हैं तो उसको डाइडेंटेट बोलेंगे। अगर दो से ज़्यादा जुड़ते हैं तो उनको पॉलीडेंटेट बोलेंगे। तो अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि द नंबर ऑफ लिगेटिंग और डोनर एटम्स प्रेजेंट इन ए लिगेंड is called the denticity of the ligand. Ligands may be unidentate containing only one donor atom, didentate और bidentate भी बोलते हैं। डाई और बाई का मतलब दो होता है। तो containing two donor atoms। अब जैसे इसमें देखिए, अब इसमें तो आपका कोई एक जुड़ा, जैसे क्लोराइड कहीं जोड़ दिए, कहीं H2O जोड़ दिए, में कोई एक जुड़ा तो हो जाएगा। अब बाइडेंटेट में देखिए, जैसे यहाँ पर CH2 है और ये सेंट्रल मेटल आयन की तरह काम कर रहा है, और इसमें यहाँ पर NH2 इधर भी जुड़ा हुआ है, NH2 इधर भी जुड़ा हुआ है। इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइएमीन, और इस बहुत ही कॉमन कंपाउंड ये पार्ट है, और इसको हम लोग EN से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल ई स्मॉल n। तो कहीं भी अगर सिंबल में फार्मूला में EN लिखा जाए तो उसका मतलब यही है कि वहाँ पर इथेन 1,2 डाइएमीन है। और पॉलीडेंट, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक और एक दो डोनर एटम हो गए। फिर पॉलीडेंटेट कंटेनिंग मोर देन 2 डोनर एटम्स, जैसे EDTA एक बहुत कॉमन है, इसका पूरा नाम होता है इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन। तो अब देखिए, इसमें पूछा जाए कि इसकी डेंसिटी कितनी हो, तो ये वाला तो 2 वाला हो गया, इस पॉलीहेड्रन में इसकी कितनी होगी, तो देखिए इथिलीन, और उसके बाद इथिलीन का मतलब कि C डबल बॉन्ड से रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इथिलीन। और इसके बाद डाइएमीन, 2 एमीन जुड़े दोनों पर, और टेट्रा एसीटेट, तो एसीटेट 4 जुड़े। तो टोटल कितने आयन हो गए, इथिलीन से जुड़ने वाले डाइएमीन यानी 2 एमीन हो गए, और टेट्रा एसीटेट तो 4 एसीटेट हो गए। तो टोटल कितने जुड़े, तो 2 और 4 मिलकर के 6 जुड़े, यानी इसका जो डेंटिसिटी होगा ये हमारा 6 हो जाएगा, या इसको हेक्साडेंटेट बोलेंगे। तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स के आधार पर उसका नेमिंग कर देते हैं। पर चिलेट लिगेंड, तो चिलेट लिगेंड में होता है कि व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its 2 or more donor atoms simultaneously to bind a single metal ion, it is said to be चिलेट लिगेंड। जब एक साथ 2 या 2 से अधिक जो पॉलीडेंटेट वाला लिगेंड है उसमें 2 या 2 से अधिक को एक ही साथ बाइंड अप करता है सिंगल सेंट्रल एटम से, तो उस टाइप के लिगेंड को हम बोलते हैं चिलेट लिगेंड। और इसके बाद होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। तो एम्बीडेंटेट का मतलब क्या होता है, जैसे एम्बी का मतलब कॉमन माने 2 होता है, 2 से रिलेटेड। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड जो होता है उसमें एक ही लिगेंड होता है, लेकिन वो पॉलीएटॉमिक होगा, एक एटम में नहीं होगा, एक से ज़्यादा एटम वाला लिगेंड होगा, ग्रुप होगा। और उसमें 2 अलग अलग ग्रुप डोनर एटम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी दोनों एंड से 2 अलग अलग एंड से जुड़ सकता है। तो ऐसे को हम लोग कहेंगे एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे तो वही डिफिनीशन में हम देते हैं कि यूनिडेंटेट लिगेंड एक ही लिगेंड होगा और कंटेनिंग 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, जिसमें 2 अलग अलग डिफरेंट डोनर एटम्स हैं, वो दोनों में से किसी एक से जुड़ सकता है। तो
atoms and either of the two ligates in the complex is called ambidentate ligand। जैसे NO2 माइनस नाइट्राइट है तो इसमें ये N से भी जुड़ सकता है और O से भी जुड़ सकता है। अगर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला लिखते हैं तो ये N से भी जुड़ सकता है, N के पास भी लोन पेयर होता है और एक O के पास भी होता है, तो N के माध्यम से भी जुड़ सकता है और O के माध्यम से भी जुड़ सकता है। तो इसलिए ये हो गया हमारा एक एम्बिडेंटेट लिगेंड। उसी तरीके से तो अब N साइड से अगर जुड़ेगा तो सिंबल में जब हम लोग नोमेनक्लेचर लिखना सीखेंगे, सिंबल में देखेंगे तो जिससे जुड़ेगा, अगर N एटम से जुड़ेगा तो वहाँ पर N लिखेंगे, M फॉर मेटल, N मतलब N से जुड़ा है। और उसी तरीके से अगर O से जुड़ेगा तो NO मेटल यानी O के साथ जुड़ रहा है। वैसे ही अगर सल्फर से कहीं मिलता है तो वहाँ पर NS मेटल लिखेंगे, SM लिखेंगे, चाहे MS लिखेंगे, माने मेटल सल्फर से जुड़ा है। तो जिससे मेटल जुड़ेगा एम्बिडेंटेट के केस में तो वहाँ पर उसका सिंबल हम लोग दे देते हैं। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर और फार्मूला लिखना सीखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा क्लियर कर देंगे। तो उसी तरीके से थायोसाइनाइट है SCN आयन, तो इसमें भी ये N से भी जुड़ सकता है या सल्फर से भी जुड़ सकता है। तो ये दोनों आपके एम्बिडेंटेट लिगेंड के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। वही बात लिखा हुआ है कि NO2 आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू नाइट्रोजन और थ्रू ऑक्सीजन टू अ सेंट्रल मेटल एटम। सिमिलरली SCN जो है तो ये आयन कैन कोऑर्डिनेट आइदर थ्रू सल्फर और थ्रू नाइट्रोजन। तो ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। अब इसके बाद एक टर्म आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि सेंट्रल मेटल एटम से जितने डायरेक्ट लिगेंड जुड़ते हैं, नंबर ऑफ लिगेंड अटैच और नंबर ऑफ डोनर एटम्स अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे द नंबर ऑफ लिगेंड और डोनर एटम्स टू विच द मेटल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं कि PtCl6 2- है तो चार्ज है ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स का। तो यहाँ पर Pt सेंट्रल मेटल एटम है, इससे कितना जुड़ रहा है तो 6 जुड़ रहा है, यानी इसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें Pt का हो जाएगा 6। उसी तरीके से NiH3 2+, तो इसमें ये चार्ज से तो कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है कि सेंट्रल मेटल एटम जो है निकेल है और इसमें NH3 अमोनियम मॉलिक्यूल है, कितना जुड़ रहा है 4 जुड़ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें निकेल का हो जाएगा 4। तो वही लिखे हैं कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Pt एंड निकेल आर 6 and 4 रिस्पेक्टिवली। इसमें 6 है, इसमें 4 है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो आपका NH3 था चाहे Cl था तो ये आपका यूनिडेंटेट था लिगेंड था। अगर बाइडेंटेट लिगेंड आता है, मतलब एक लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होगा कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ये इन केस ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स द नंबर ऑफ डोनर एटम्स इज डबल्ड एंड हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। यानी जब बाइडेंटेट होंगे तो वहाँ पर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन डोनर एटम डबल हो जाएगा, क्योंकि एक में 2 होते हैं बाइडेंटेट के केस में डोनर एटम, और इसलिए वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डबल हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर देखिए Fe2O4 होल थ्राइस, तो इसमें सीधा सीधी देखें तो जैसे यहाँ पर ग्रुप 6 था तो यहाँ पर आपने कहा कि इसका 6 है, यहाँ पर 4 लिखा हुआ था तो आपने कहा कि निकल का 4 है। तो अब उसी हिसाब से अगर फॉलो करते हैं तो आप C2OR4 यहाँ पर 3 ग्रुप लगाया गया है, तो आप कह सकते हैं कि Fe का 3 है, लेकिन Fe का 3 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं हुआ, ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऑक्जिलेट है। तो ऑक्जिलेट एक बाइडेंटेट है, इसमें 2 डोनर एटम मिलते हैं एक ही स्पीसीज में। तो इस केस में जब ये एक में 2 मिलते हैं तो 3 लिया गया, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 2 जा 6, यानी आयरन का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए EN जो यही हम लोग बात किए थे, इथिलीन इथेन 1,2-डाइएमीन, इसी को EN बोलते हैं। तो इसमें भी 2 होते हैं,
तो ये भी आपका बाइडेंटेट है। तो जब ये बाइडेंटेट है और 3 यहाँ पर लिया गया है तो 3 2 जा 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कोबाल्ट का इसमें 6 हो जाएगा। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बोथ Fe एंड कोबाल्ट इज 6 बिकॉज C2O4 2- एंड En यानी इथेन 1,2-डाईएमीन, इथिलीन 1,2-डाईएमीन भी बोलते हैं इसको। तो इथेन 1,2-डाईएमीन स्टैंडर्ड नाम, यूपिक नाम यही है। आर डाइडेंटेट, चाहे इसको बाइडेंटेट भी बोल सकते हैं, लिगेंड्स। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है कि अगर हम लोग ये सेंट्रल मेटल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो डबल बॉन्ड को 2 नहीं माना जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को 3 नहीं माना जाएगा, बल्कि वो डबल बॉन्ड भी एक ही है और सिंगल बॉन्ड भी एक ही है और ट्रिपल बॉन्ड भी एक ही, यानी हम लोग उसमें सिग्मा बॉन्ड का काउंटिंग करेंगे। पाई बॉन्ड को काउंटिंग में नहीं शामिल करते हैं। जैसे डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, तो हम उसको एक ही मानेंगे, पाई का काउंटिंग नहीं करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई होंगे तो पाई का काउंटिंग नहीं करेंगे। वो टोटल हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, वो एक ही ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज डिटरमाइंड बाई ओनली बाई द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाई द लिगेंड विथ CMA, यानी सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड का सिग्मा बॉन्ड जितना बनता है वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। पाई बॉन्ड की काउंटिंग नहीं की जाती है, अर्थात पाई बॉन्ड्स आर नॉट काउंटेड। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इन चीज़ों को देखा। अब इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में है और 3-4 और टर्म्स हैं, उनको भी नोट कर लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं। अब जैसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में तो आप जानते हैं कि कोई भी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखते हैं तो उसमें जो ये ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं, जैसे ये पूरा आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम along with ligands is called coordination sphere, and in the formula writing it is written in the square bracket। तो इस पर कुछ चार्ज हो सकता है तो आयोनाइज होगा वो, और जब इसको आयन को कैंसिल करने के लिए जब उसको किसी मेटल के साथ अटैच करते हैं तो जो अपोजिट चार्ज वाला मेटल होता है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जब किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फार्मूला में लिखा जाता है तो उसको काउंटर आयन बोलते हैं, और जो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। तो ये तो पहले से भी समझ चुके हैं, लेकिन उसको राइट डाउन भी कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर काउंटर आयंस। द सेंट्रल मेटल एटम इन द central metal atom and the ligand attached to it are enclosed in the square bracket are collectively known as coordination sphere। जो square bracket में लिखते हैं वो है। The ionizable groups written outside the brackets are called counter ions। For example, अब जैसे हम लिखते हैं K2PtCl6, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर ये लिखा गया है PtCl6, यहाँ पर 2 चार्ज होगा, -2 चार्ज, तो ये आपका हुआ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसमें K2 जो बाहर लिखा गया है तो वो हो गया हमारा काउंटर आयन। तो इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन की पहचान कर लेते हैं। और इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। तो द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड एटम्स विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम is defined as the coordination polyhedron about the central atom। यानी सेंट्रल एटम है, CMA है, तो उससे जो लिगेंड्स हैं किस शेप में जुड़े हुए हैं, तो उन्हीं का जो जुड़ने का जो शेप है उसको या अरेंजमेंट है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर, पॉलीहेड्रॉन यहाँ पर सिंगुलर है, पॉलीहेड्रा उसका प्लूरल हो गया। तो पॉलीहेड्रा आर ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ये ज़्यादातर मिलते हैं आपको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें
तो CaNH3 3+ है तो एक ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि जब इसमें 6 जुड़े होते हैं यहाँ पर लिगेंड तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनाएगा। ऐसे ही PtCl4 2+ है तो ये स्क्वायर प्लेनर है, 4 में है चार्ज है और 4 में है तो स्क्वायर प्लेनर बनाएगा। और इसी तरीके से अगर चार्ज नहीं है NiCO4 है तो यहाँ पर आपका ये बना रहा है टेट्राहेड्रल शेप। द शेप्स ऑफ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा आर शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर दिया गया है शेप में देख सकते हैं, एम जहाँ जहाँ लिखा गया है मतलब सेंट्रल मेटल एटम है और एल जहाँ लिखा गया है लिगेंड है। ये जानते हैं कि आपको जो इस तरह का लाइन दिया जाता है मतलब सामने की ओर है, इस तरह का जो दिया जाता है वो पीछे की ओर है और सीधा स्ट्रेट लाइन खींचा जाता है तो उस प्लेन में होता है। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप में होगा तो 4, 2 पीछे 2 आगे और एक एल ऊपर और एक एल नीचे, तो चारों तरफ से मिलाएंगे इसको तो 4 हेड्रल ऊपर हो जाएगा, 4 हेड्रल नीचे। हेड्रल मतलब ट्रायंगुलर फेस, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। टोटल 8 बन जाते हैं फेस, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा और 4 जगह से ऐसे मिला रहे हैं मंदिर के ऊपरी हिस्से की तरह, शिव मंदिर के ऊपरी हिस्से की तरह। तो उसमें जैसा ऊपर बनेगा 4 वैसे ही नीचे बनेगा तो आपका हो जाता है ऑक्टाहेड्रल शेप। वैसे ही अगर ये 3 नीचे हैं और एक ऊपर बना हुआ है तो ये हमारा हो जाता है टेट्राहेड्रल। उसी तरीके से ये प्लेन में है, ये आगे की ओर है, पीछे की ओर है, ये ऊपर है। उसी तरीके से अगर सेम प्लेन में, जैसे ये लाइन प्लेन को इंडिकेट करता है तो सेम प्लेन में है तो उसको स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं। अगर ऐसा शेप हो कि प्लेन में 3 हो और एक ऊपर और एक नीचे हो, यानी जब 5 लिगेंड जुड़े होते हैं तो उसमें ऐसा शेप बनता है तो ये हो जाता है हमारा ट्राइगोनल पाई पिरामिडल। और इसी में ये 5 जो हैं तो इसमें एक नीचे नहीं आकर के 2 सामने की ओर और 2 पीछे की ओर बन जाए और एक ऊपर चला जाए तो उसको स्क्वायर पिरामिडल शेप कहते हैं। तो इसमें ऊपर वाले 3 ज़्यादा कॉमन हैं। इसमें ये लिख दिया गया कि M मीन्स सेंट्रल मेटल एटम और आयन और L मीन्स यूनिडेंटेड लिगेंड होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA यानी सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो द नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द CMA in a complex is defined as the charge it would carry if all the ligands are removed along with the electron pairs that are shared with the CMA। सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो लिगेंड और इलेक्ट्रॉन पेयर को हटा दिया जाए तो सेंट्रल मेटल एटम पर जितना चार्ज रहेगा वही टोटल नंबर ऑफ चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cu कॉपर का इन CuCN होल 4 3- चार्ज है इस पर, तो इसका कितना होगा तो देखिए यहाँ पर साइनाइड का -1 होता है तो -3 तो चार्ज हो रहा है तो -3 तो हटा ही दीजिए तो -1 चार्ज बचा साइनाइड का। और यहाँ इसका मतलब कि कॉपर से वो बैलेंस्ड है तो इसका मतलब क्या होगी कॉपर पर +1 चार्ज होगा, यानी कॉपर का +1 चार्ज हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर जो हुआ Cu का यहाँ पर +1 होगा। और उसको हम लिखेंगे कैसे तो Cu और ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में या पैरेंथेसिस में दिया जाता है और इसको रोमन अंक में लिखा जाता है। जैसे 1 चार्ज है तो 1 लिखेंगे, 2 चार्ज रहता 2+ रहता तो यहाँ पर 2 रोमन अंक वाला लिखते, 3 चार्ज रहता तो 3। तो ये यहाँ पर जो नंबर लिखेंगे मेटल के बाद वो ब्रैकेट में रहेगा स्मॉल ब्रैकेट में और वहाँ पर रोमन अंक लिखा जाएगा, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर CMA का होता है। अब इसके बाद 1-2 और पॉइंट हैं उसको आज के वीडियो में देख लेते हैं और उसके बाद नोमेनक्लेचर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। तो ऑक्सीडेशन नंबर के बाद जब चार्ज की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन के तो इसमें होता है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम और जो उसके लिगेंड्स हैं उन सब पर इंडिविजुअली जितना जितना चार्ज है उन टोटल चार्ज का अलजेब्रिक सम जो होता है वही उस कॉम्प्लेक्स आयन का चार्ज कहलाता है। तो द चार्ज कैरिड बाय अ कॉम्प्लेक्स आयन इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेज
carried by the central metal atom and total ligands attached to the central metal atom। यानी सेंट्रल मेटल एटम और उससे अटैच जितने लिगेंड हैं उन सब पर जितना जितना अलग अलग चार्ज है सबका एल्जेब्रिक सम हमारा होता है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स आयन। जिसे एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि इन द कॉम्प्लेक्स आयन CuNH3 2+, तो इसमें NH3 मोलिक्यूल है, न्यूट्रल है, तो इसका तो कोई चार्ज नहीं हुआ, तो और Cu पर पूरे पर देख रहे हैं 2+, तो यानी Cu2+ आयन कैरीज a charge of +2 and as NH3 molecules are neutral therefore the net charge on the complex, तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 चार्ज हुआ जिसको यहाँ पर हम डिनोट कर दिए हैं। उसी तरीके से अब अगला टॉपिक होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड के रूप में केवल एक ही टाइप का जुड़ता है लिगेंड, और कुछ में होता है कि एक से अधिक टाइप का जुड़ता है। तो जब एक टाइप का जुड़ेगा तो उसको होमोलेप्टिक बोलेंगे। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, और जब एक से ज़्यादा टाइप का जुड़ेगा तो उसको हेट्रोलेप्टिक बोलेंगे। लेप्टिक मतलब लिगेंड वाला, और होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग। तो कॉम्प्लेक्सेज इन विच अ मेटल इज बाउंड टू ओनली वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स आर नोन एज होमोलेप्टिक। एग्जाम्पल में जैसे CuNH3 3+ है, इसमें कोबाल्ट पर केवल NH3 ही जुड़ा हुआ है, तो इज ए होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स इन विच Cu सेंट्रल मेटल एटम जो है इज बाउंड टू ओनली NH3 जो कि ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड है। अब उसी तरीके से कॉम्प्लेक्सेज इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड टू मोर देन वन टाइप ऑफ डोनर ग्रुप्स आर नोन एज हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेज। जैसे CuNH3 Cl2 और +1 चार्ज है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि CO ग्रुप से NH3 भी जुड़ा हुआ है और कोलाइड Cl भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया जिसमें CO जो कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल एटम, ये बाउंड है आपका 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड्स NH3 और Cl यानी कोलाइड से 2 अलग अलग तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से हम लोग आज इसके डिफरेंट टर्म्स को कम्प्लीटली देख लिए। इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के रूल को समझेंगे, लिखेंगे, और तब उसके एग्जाम्पल पर वर्क करेंगे। एग्जाम्पल को देखेंगे, बनाएंगे, उसको समझेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और नोटिफिकेशन में ऑल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको अपडेट हमेशा मिलते रहें और आप अपने स्टडी को रेगुलरली बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।